के वीडियो में विश्लेषण करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे और सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। सुभाष उन्हें खुशी से मेजदा कहकर बुलाते थे। सुभाष चंद्र बोस कटक के प्रोटेस्टिव स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में रेवेन्सा कॉलेजियम स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया। आगे 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1916 में जब भी वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, तब किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। ऐसे में सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया, यानी कि सस्पेंड किया गया और परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने के लिए कहता रहा और उनको अफसोस होता रहा कि वह सेना में नहीं जा पाएंगे। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और कोर्ट विलियम सेनायालय में रिक्रूट के रूप में प्रवेश कर लिया। फिर ख्याल आया कि इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आ जाए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, यानी कि फर्स्ट क्लास में वह उत्तीर्ण हुए और उस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। आगे पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा उन्हें पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या न देने के कोई भी अंतिम निर्णय वह ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला लिया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष चंद्र बोस ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्होंने वहां पर प्रवेश ले लिया। इससे उनके खाने व रहने की समस्या का हल हो गया। हॉल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में सूची में 4था स्थान प्राप्त करके आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा करके रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस के त्याग पत्र देने का यह पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते ही पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष चंद्र बोस जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट गए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर
सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा भी प्रकट की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए, महात्मा गांधी को मिले। मुंबई में गांधी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने के लिए सलाह दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कोलकाता आकर दास बाबू के साथ मिले और अपना काम करना शुरू कर दिया। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन में सहभागी हो गए। गांधी जी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली और वह कांग्रेस से अलग हो गए। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महानगर पालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के मेयर चुने गए। उन्होंने सुभाष को महानगर पालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यालय में कोलकाता महानगर पालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों में अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्योछावर करने वालों के परिवारजनों को महानगर पालिका में नौकरी मिलने लगी। इस तरह से काम करते करते बहुत जल्दी ही सुभाष चंद्र देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बनकर उभरे। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवाओं की इंडिपेंडेंट विंग की शुरुआत की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का आगे रहकर नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंप दिया। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष चुने गए और सुभाष चंद्र बोस उसके एक सदस्य रहे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीकों से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेट मांगने की ठान ली थी और गांधी जी का कहा कोई भी नहीं टाल सकता था। लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर सकती है। परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की, इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब तय किया गया कि 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया गया। जब सुभाष जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया, सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने में साफ इनकार कर दिया था और वह किसी की भी बात मानने को इस विषय में तैयार नहीं थे। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी से
ऐसा बताया जाता है, परंतु सत्य कुछ और ही है। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी बिल्कुल नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही। भगत सिंह व अन्य साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टैगार्ड का मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फुट फुट कर रोए थे और उन्होंने गोपीनाथ का शव मांग कर उसका अंतिम संस्कार भी खुद ब खुद किया था। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष चंद्र बोस ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं, बल्कि वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं और सुभाष चंद्र बोस उनके रास्ते का कांटा बन चुके थे। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाते उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडलेव कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया गया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तपेदिक हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने के लिए साफ इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएंगे, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वह भारत कब लौट सकते हैं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने यह शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि जेल अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। अंग्रेज सरकार यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस का कारागृह में ही मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष इलाज करवाने के लिए डेलहाउसी चले गए। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का मेयर चुन लिया गया। इसीलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए और वह इलाज करवाने हेतु यूरोप चले गए। फिर आगे सन 1933 से 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष चंद्र ने अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपना कार्य जारी रखा। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी बरेला सुभाष चंद्र बोस के अच्छे दोस्त बन गए। जिस दिन सुभाष यूरोप में थे, उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी। बाद में सुभाष चंद्र बोस यूरोप से विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण से उन्होंने दोनों की गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल बच नहीं सके और उनका निधन हो गया। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम लिख दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाई की सारी संपत्ति गांधी जी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट में दे दी। फिर आगे उन्होंने 1934 में अपने पिता के मृत्यु शैया पर होने की उन्हें खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए
कोलकाता लौटे और सफर के दौरान कराची में ही उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी वे कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप उन्हें भेज दिया गया। सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में थे, अपने इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की आवश्यकता थी। उनके एक मित्र ने एमिली सेकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करवा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली के ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में वारगास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रच लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब यह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा। अगस्त 1945 में ताइवान में हुए तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई, तब अनीता पौने 3 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। अपने पिता के परिजनों से वह मिलने कभी-कभी भारत भी आया करती है। कलकत्ता में स्थित नेताजी भवन, जहां सुभाष चंद्र बोस वेश बदलकर फरार हुए थे, इस घर में जब नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित कर दिया गया है, भारत के बाहर लगे होर्डिंग पर सैन्य कमांडर बेच के नेताजी का चित्र साफ दिखाई देता है। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकल गए। शरद बाबू के बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य में धनबाद जिले तक पहुंचा दिया। आगे गोमोह रेलवे स्टेशन से वह ट्रेन पकड़कर पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगवत राम तलवार, रहमान खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह अपना सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष चंद्र बोस 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों में उनकी सहायता की। आखिर में आगलैंडो मेंजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मन की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम रिबेट्रॉन जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार में एक मंत्री एंडेलकोट ट्रोन सुभाष चंद्र बोस के एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता हिटलर से भी मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में कोई भी विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष को सहायता का कोई भी स्पष्ट वचन या कोई भी अच्छी बात उन्होंने भारत के विषय में नहीं बताई। अंत में सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी में उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के झील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल पड़े। वह जर्मनी पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक पहुंचा कर चली गई। वहां से तैरकर जापानी पनडुब्बी तक वह पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसी भी 2 देश की नौसेनाओं की पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदला बदली हुई थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचा कर आई।
21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों की मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बने थे। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना में अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया गया। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अपने भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों के अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आजाद हिंद ने अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम भी दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी की भागकर जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलकर रहना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आजाद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में लोगों को बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहकर बुलाया। आगे 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो में बताया, सेंगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उसके साथ सवार जापानी जनरल, सोदे, पायलट तथा कुछ अन्य लोग भी मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया था। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैन्य अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई थी। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनके आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी कभी भी नहीं देखी जाती। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य से जिला रायगढ़ तक के नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक पहुंचा, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए इस फाइल को परमानेंटली बंद कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़ी खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दिया है। यह याचिका सरकारी संगठन इंडिया स्माइल नामक एक संगठन ने दायर की है। इस याचिका में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, रॉ, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
और आज भी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु रहस्यमय बनी हुई है और जो भी सरकार केंद्र में चुनकर आती है वह यह मुद्दा उठाती रहती है। तो यह था सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।